नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग गर्भ शारीर के अंतर्गत उसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसका टॉपिक का नाम है गर्भ विकृति। तो इससे पहले हम लोगों ने जो ये गर्भ विकृति है, गर्भ शारीर के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो गर्भ विकृति को पढ़ने से पहले हम लोगों ने कहीं ना कहीं गर्भ के बारे में पढ़ा। गर्भ क्या है, गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, गर्भ की परिभाषा क्या है, गर्भ के विभिन्न घटक क्या है, उनके बारे में एक एक कर पढ़ा। शुद्ध शुक्र पढ़ा, अर्थात प्रशस्त कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्तव पढ़ा। उसके बाद जब गर्भ का निर्माण हो गया तो उसमें पंचमहाभूत का जो एक तरह से कार्य था, पंचमहाभूत का कार्य गर्भ में किस तरह से होता है उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गर्भ का न्यूट्रिशन या पोषण किस तरह से होता है, या रसवाहन जो नाभि नाड़ी होती है या आपरा की बात किया। ए टू जेड हम लोगों ने बात किया कि गर्भ के वृद्धिकर भाव की बात किया। सब कुछ बात करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ होने के बाद कोई ना कोई कमी अगर रह जाती है, जो भी गर्भ से रिलेटेड जो फैक्टर है, अगर उसमें वो कमियां रह जाती है तो जो गर्भ होता है उसमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ विकृति आ जाती है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं गर्भ विकृति। तो गर्भ विकृति को पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कारण दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि गर्भ जो है स्वस्थ कब होगा, गर्भ स्वस्थ कब होगा या प्रशस्त गर्भ कब होगा। तो उसके लिए हम लोग देखा था कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु गते गर्भ संज्ञा भवती। मीन्स जो भी शुक्र होगा वो प्रशस्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जो भी पैरामीटर पे फिट होना चाहिए। और इसी तरह से जो शोणित है वो या आर्तव है वो भी शुद्ध होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए। उसी तरह से देखते हैं कि ये जो पूरी घटनाएं कहाँ होनी चाहिए, गर्भाशय में होना चाहिए। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और उसमें जीवात्मा या जो आत्मा होती है इस तरह उसका प्रवेश होता है, तब ये गर्भ की उत्पत्ति होती है। अगर ये सब फैक्टर, जो गर्भ के फैक्टर अगर सही है, अपने प्रशस्त फॉर्म में है, तो ये गर्भ शुद्ध होगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रह जाने की वजह से गर्भ में विकृति या दोष या रोग की उत्पत्ति होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कुछ कारण बताए गए हैं कि गर्भ विकृति है तो उसके कुछ न कोई कारण है। तो कारण में देखते हैं, सामान्य कारण की बात हम लोग करते हैं। तो सामान्य कारण की बात करेंगे, चरक सारी दूसरे चैप्टर के श्लोक नंबर 29 में बताया गया है क्या, बीज आत्म कर्म आशय। मीन्स बीज आत्म कर्म। तो पहला पॉइंट है बीज, देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट है बीज, दूसरा पॉइंट है आत्म कर्म। पहला पॉइंट है, पहला कारण क्या है, बीज। हो सकता है बीज के लेवल पे प्रॉब्लम हो या कमी हो। दूसरा है आत्मकर्म, एक कारण है। तीसरा है आशय, चौथा है काल दोष, पांचवा है काल दोषर मातुर आहार विहार दोष। मीन्स यहाँ पर जो है सामान्य कारण में चरक ने क्या बोला है, 5 फैक्टर बोला है, 5 कारण बोला है, ये जो सामान्य कारण में काउंट होते हैं। तो पहला पॉइंट है बीज। तो बीज को हम लोग जानते हैं कि गर्भ के लिए जो आवश्यक बीज है वो है पुरुष बीज और स्त्री बीज। पुरुष बीज को हम लोग शुक्र बोलते हैं, जिसको प्रशस्त शुक्र की संज्ञा देते हैं। स्त्री बीज को हम लोग शोणित बोलते हैं, आर्तव बोलते हैं। तो इस तरह से ये बीज के लेवल पे ये प्रशस्त नहीं है। मीन्स हो सकता है कि या तो शुक्र में कमी हो या दोष हो। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रशस्त शुक्र पढ़ा था और उसके दोष के बारे में भी पढ़ा था कि दोषों के शुक्र के दोष क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने दोषों की बात किया था कि सुश्रुत ने 11 दोष माने हैं शुक्र में, और भेल ने 7 और अन्य सभी ने 8 माने हैं। तो हमने प्रशस्त शुक्र और शुक्र के दोष के बारे में भी देखा था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उस शुक्र में दोष है, होगा। या दूसरा पॉइंट है कि स्त्री बीज की बात करते हैं। तो स्त्री बीज की बात करते हैं तो हम लोग ने प्रशस्त आर्तव के बारे में देखा था, शुद्ध आर्तव या रज के बारे में देखा था। तो वहां पर रज के प्रशस्त कंडीशन देखा था। साथ ही साथ जब उसको हम लोग समाप्त किया था तो हम लोगों ने आर्तव के दोष के बारे में बात किया था कि शोणित या आर्तव के दोष कितने होते हैं। तो उन्होंने देखा था कि सभी ने, चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत, जिन्होंने माना है आर्तव के दोष 8 माने हैं। इसका मतलब कि या तो जो विकृति है शुक्र के लेवल पे है, कमी है, या तो आर्तव के लेवल पे। तो ये पॉइंट हो गया बीज के लेवल पे। आइए देखते हैं दूसरा है आत्मकर्म। आत्मकर्म का मतलब होता है कि पूर्व जन्मकृत कर्म। जो आत्मा होता है, जो आत्मा होती है, जब वो पूर्व पहले के शरीर को छोड़कर, तो उसके जो कुछ कर्म होते, कहते हैं ना कि जब आप इस जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कर्म जब अच्छे होते हैं तब कहीं आपका भाग्य फलित होता है। तो भाग्य क्या है, भाग्य ये है कि जब पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म कर्म
दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम लोग भाग्य बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि इस जन्म पे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इसका एक ही अर्थ है कि जो आत्मा हमारे शरीर में अंदर आई है गर्भ के निर्माण के समय, जो आत्मा जिस शरीर को छोड़कर आई है वो उस शरीर में जो कर्म किए हैं वो अच्छे नहीं थे, इसलिए जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं वो फलीभूत नहीं हो रहे, इसलिए कहते हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं। तो मतलब आत्मकर्म का मतलब हो गया कि पूर्व जन्मकृत कर्म। तो ये पूर्व जन्मकृत कर्म हम लोगों ने बहुत गलत काम किए होंगे कुछ इस तरह से, तो कुछ ये बातें कह रहा है। तीसरा देखेंगे आशय। तो आशय मीन्स होता है गर्भाशय। तो गर्भ का आशय अर्थात जो गर्भ का डेवलपमेंट कहाँ होता है, गर्भाशय के अंतर्गत होता है। अगर गर्भाशय अगर प्रशस्त है, वो नॉर्मल कंडीशन में है, तब तो गर्भ प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होगा, उसके प्लेसेंटा उसका जो नरिशमेंट है प्रॉपर तरीके से होगा। अगर गर्भाशय में कोई विकृति है तो कहीं ना कहीं जो विकृति कहाँ पे आएगी, गर्भ के लेवल पे विकृति आने लगेगी। उसके बाद देखेंगे काल दोष। मीन्स जिस समय शुक्र शोणित का संयोग से लेकर मीन्स गर्भ के निर्माण से लेकर गर्भ के पूरे प्रसव तक मीन्स पूरे डेवलपमेंट तक 9 मंथ या 10 मंथ या 11 या 12th मंथ की बात, चाहे चरक सुश्रुत या अनाचार कहते हैं, प्रसव के पूर्व गर्भ से लेकर प्रसव के पूर्व तक जो ड्यूरेशन होता है उस समय अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी गर्भ पे पड़ता है, इसलिए कह रहा है काल दोष। और साथ ही साथ जब गर्भावस्था के दौरान जो माता होती है तो कहते हैं माता को बहुत खाने पीने की चीजों को या गर्भड़ी की जो परिचर्या होती है बताई गई होती है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के विहार करना चाहिए, मतलब कहाँ पर टहलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए या उठना चाहिए, भारी भरकम चीजें नहीं उठाना चाहिए या अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए, ये सब परहेज बताए होंगे। मीन्स गर्भड़ी परिचर्या का पालन करना चाहिए। जो स्त्री इस गर्भड़ी से परिचर्या का पालन नहीं करती अर्थात खाने पीने जो न खाने वाली चीजें हैं वो भी खाती पीती है और जिस कार्य को नहीं करना है वो भी कार्य करती है, तो उसका इफेक्ट बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, गर्भ में पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये गर्भ विकृति के कारण है या दोष है। फिर देखेंगे कुर्वन्ति दोषा विविधानि। तो इसमें 5 कारण हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं, 4 कारण, डिपेंड करता है कि कितने फैक्टर हैं, उसी के अकॉर्डिंग कुर्वन्ति दोषा विविधानि। तो विभिन्न प्रकार के दोष जो है प्रकोपित होते हैं। तो क्या होगा, दुष्टा फिर दूषित करेंगे, जो गर्भ के दूषित करेंगे। देखिए यहाँ पर किसको दूषित करेंगे, गर्भ के किस पॉइंट को किस चीज को दूषित करेंगे, देखेंगे संस्थान वर्ण इंद्री वैकृतानि। मीन्स गर्भ के दूषित करेंगे, किसके, गर्भ के। संस्थान मीन्स होता है रूप, जो उसका एक अपीयरेंस होता है, जो एक का दिखावट बनावट होती है उसमें कोई चेंज आ जाएगा। तो कहते हैं ना कि माता पिता से परिवार से अलग बालक चला गया, बच्चा चला गया, तो कहीं ना कहीं ये गर्भ विकृति का कारण है। मीन्स इसके ये इन कारणों में से कोई एक होता है, ये उसके रूप में, संस्थान मीन्स रूप में विकृति आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, वर्ण। तो कहते हैं ना कि परिवार का जो कलर होता है सबको पता होता है कि ये कलर माता का, ये कलर पिता का है, इन दोनों के बीच में होगा, या माता का कलर जाएगा या पिता का कलर जाएगा। इनसे इतर मीन्स परिवार से इनसे इतर जो कलर होगा इससे हम लोग देखेंगे कि ये एक तरह से गर्भ विकृति में आ जाती है। मीन्स ये वर्ण ये एक तरह से वर्ण उस बालक का परिवर्तित हो जाता है, ना माता से मैच खाता है ना पिता से मैच खाता है। तो इस तरह से देखेंगे। इंद्री में तो होता है ज्ञान इंद्रिया, तो ज्ञान इंद्रिया कहीं ना कहीं उसकी दुर्बल होंगी या कुछ इस तरह से होंगी, तो माता पिता से हट के बिल्कुल इंद्रिय आएगा, तो या तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, तो फिर भी वो दोष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मंद बुद्धि हो गया तो ये दोष माना जाएगा। तो ये विकृत होती है। तो इस तरह से चरक ने सामान्य कारण बताए हैं गर्भ विकृति के। आइए अब देखते हैं कि सुश्रुत ने कौन कौन से सामान्य कारण बताए हैं गर्भ की विकृति के। तो यहाँ देखेंगे पाप कर्म के कारण। तो पाप कर्म के कारण का मतलब क्या हुआ कि चाहे पूर्व जन्म में है चाहे इस जन्म में, जो भी अगर पाप कर्म करेंगे, तो पाप कर्म कहने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वो व्यक्ति हमेशा सशंकित होता है उसके प्रति कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो बहुत पूजा पाठ में ध्यान रखता है कि भगवान उसका भला करे। अर्थात जो बहुत ज्यादा अगर पाप कर्म करता है, गलत काम करता है, तो बहुत डरा हुआ रहता है, तो उसमें दोष, वाद दोष प्रकोपित होते हैं। तो उसके पाप कर्म के कारण क्या होंगे, वाद दोष प्रकोपित, वाद दोष बढ़े रहेंगे। वाद दोष बढ़े रहेंगे तो क्या होगा, गर्भ में विकृति आएगी। फिर देखेंगे, फिर सिंपली बात करें वाद के प्रकोप के कारण। तो वाद के प्रकोप पाप कर्म के कारण भी वाद दोष प्रकोपित हो रहा है, साथ ही साथ वाद दोष अगर प्रकोपित हो तो उसकी वजह से गर्भ में विकृति आएगी। उसके बाद देखें दौहिर्द के अवमानना से। तो दौहिर्द की अवमानना, दौहिर्द का मतलब क्या होता है, तो इसको समझना है कि जब गर्भड़ी, जैसे सुश्रुत बताते हैं कि चतुर्थ मास में जो होता है गर्भ में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है।
चौथे माह में जब गर्भ की मासानुमासी की बात करते हैं तो उसके चौथे माह में सुश्रुत के अकॉर्डिंग गर्भ में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है। तो गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होने का मतलब ये है कि एक हृदय माता का है, एक हृदय उस गर्भ का है। तो यहाँ पर दो हृदय एक साथ है, इसको बोलते हैं दो हृदय। अब उस दो हृदय में हृदय की उत्पत्ति होने का मतलब हृदय के साथ साथ और भी अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होती है। तो उस कंडीशन या उस स्टेज में जो डेवलपिंग गर्भ होता है उसको अधिक से अधिक क्या होता है, न्यूट्रिशन या पोषण की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो पूरा करता है माता के थ्रू। तो जो इच्छा माता की खाने की करे उस कंडीशन में उसको माता को देना चाहिए। ऐसा ध्यान देना चाहिए कि गर्भणी परिचर्या का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी असात्म चीजें हैं जो नुकसानदेह है उसको अगर मांग रही तो उसको मना करना चाहिए। अदरवाइज जो भी चीजें साथ में है जो बेनिफिशियल है गर्भ के लिए उसको जरूर देना चाहिए। तो माता की इच्छा होती है, अगर वो माता की इच्छा सिंपली कुछ खाने पीने की कर रही है, अगर वो गर्भ के लिए हितकर है फिर भी उसको नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि दोहृत की अवमानना। तो अवमानना में जो इच्छा व्यक्त कर रही है, जाहिर कर रही माता, उसको मना कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी वात दोष प्रकोपित हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी वात दोष प्रकोपित हो जाएगा। सिंपली हम लोग देखते हैं जब हम लोग भूखे रहते हैं तो वात प्रकोपित रहता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोहृत के अवमानना से वात प्रकोपित होगा, वात प्रकोपित होकर गर्भ को विकृत करेगा। नेक्स्ट देखते हैं माता पिता की नास्तिकता से। माता पिता की नास्तिकता से क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर नास्तिकता का मतलब ये है कि जब शुरू से लेकर अंत तक बात करेंगे कि अगर गर्भ के निर्माण के लिए जो सत्वज भाव होता है, सत्वज अर्थात मन, सत्वज भाव होता है, मन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को करने, किसी भी कार्य की जो सिद्धि होती है वो आपके दृढ़ निश्चय अर्थात मन पे डिपेंड करता है। हम पूरे मन से उस कार्य को करते हैं तो उसका रिजल्ट 100% आता है। तो कहीं ना कहीं जब माता पिता का समागम होता है, अगर आक्रोश व समागम हो रहा है तो इसका मतलब कि जो विकृति आएगी, एक प्रभाव पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं माता पिता की एक पॉजिटिव सोच की तरफ नहीं है कि अगर हमें गर्भ की उत्पत्ति या प्रोजनी की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए हम एक शांत मन से, एक अच्छे मन से हम समागम करें एक दूसरे के साथ, तब तो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक ईर्ष्या की भावना से समागम करते हैं तो इसको बोलते हैं माता पिता की नास्तिकता। ठीक है, तो इस तरह से माता पिता की नास्तिकता की बात हो गई। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा कि चरक बोल रहे थे आत्मकर्म, तो आत्मकर्म का मतलब यहीं पर सुश्रुत बोल रहे हैं पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से। तो पूर्व जन्म अर्थात जो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर रही है वो आत्मा जो है किसी न किसी शरीर को छोड़कर आई है। उस शरीर के द्वारा वहां पर जो कर्म किए गए थे वो पाप कर्म या जो भी चीजें हैं वहां पर अशुभ कर्म किए गए थे, उस कर्मों का वहन करके नए शरीर अर्थात गर्भ में प्रवेश किए तो वो कर्म साथ में आते हैं। तो उसकी वजह से भी गर्भ में विकृति आती है या उत्पन्न होती है। तो कुछ ये कारण चरक और सुश्रुत ने क्लियर कट बताए हैं आप लोग के समझ। आइए देखते हैं कि अगर जब ये सब फैक्टर, ये कारण हम लोगों ने देखे तो गर्भ की विकृत जो गर्भ होगा उसके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, मीन्स विकृत गर्भ में कौन कौन से बीमारियां लक्षण आएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं गर्भ विकृति, मीन्स विकृत जो गर्भ हो गया तो उसमें कौन कौन सी विकृति आएंगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि यहाँ पहला पॉइंट है सर्प, वृश्चिक, कुष्मांड आदि की विकृत आकृति वाले गर्भ। तो यहाँ पर मतलब है कि आकृति वाले गर्भ, जैसे सिंपली करते हैं कि जो गर्भ का स्वरूप किसके तरफ होगा, एक मनुष्य की जो गर्भ होते हैं उसकी तरफ होना चाहिए। लेकिन जो विकृत गर्भ होते हैं उसकी आकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब उसकी आकृति या तो सर्प के आकार की होगी या बिच्छू या वृश्चिक जिसको बोलते हैं उसके आकार की होगी। कुष्मांड कहते हैं हम लोग एक तरह से पेठा जो जिसे बनता है, कुष्मांड एक तरह से उसको बोलते हैं पेठे, जिस फल से पेठा बनता है उसको हम लोग कुष्मांड बोलते हैं। इत्यादि की आकृति वाली जो गर्भ होती है वो विकृत गर्भ की स्थिति होती है। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कुब्ज। कुब्ज मीन्स होता है कुबड़ा, कुब्ज मीन्स होता है कुबड़ा, कूड़ी, कूड़ी है, और पंगु, पंगु मीन्स होता है गूंगा, पंगु मतलब लंगड़ा। ठीक है, मूख मतलब बहरा, मूख मतलब तब बहरा या मिनमिन, या बोलता भी है तो लेकिन वो थोड़ा सा स्पष्ट क्लियर नहीं बोलता, नाक के बल बोलने को बोलते हैं मिनमिन। तो मूक या मिनमिन। जात्यांध, जात्यांध मतलब होता है अगर जो गर्भ में विकृति है तो हो सकता है कि जन्म से ही वो अंधा हो। जात अंध मतलब जन्म से अंधा को बोलते हैं जात्यांध। बधिर मतलब बहरा, और विकट संतान, और विकट संतान ये कुछ ये विकृत गर्भ के लक्षण है। साथ में देखेंगे कि जो
फिर अगेन किसी के स्वरूप की बात कर रहा है, हाथी एवं कुत्ते आदि के स्वरूप की संतान। तो यहाँ पर फिर से वही बात कर रहे हैं कि जो आकृति थी वो मनुष्य के गर्भ की तरह न होकर या मनुष्य के बच्चे की तरह न होकर उसके गर्भ की आकृति जो है हाथी या कुत्ते आदि के स्वरूप की होती है। तो ये विकृत गर्भ के कुछ लक्षण हैं। उसके लास्ट में देखेंगे अन्य विकृत आकार वाले संतान। इन जो भी आकार बताए हैं, आकृति बताए, इससे हटकर मनुष्य के आकृति से हटकर जो भी गर्भ की आकृति होती है वो भी कहीं न कहीं विकृत गर्भ के लक्षण या रूप बताए गए हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले सामान्य कारण देखा। उसके बाद देखेंगे कि चरक और सुश्रुत के हिसाब से विकृत गर्भ के कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि किस किस जो विकृत गर्भ होता है किसकी आकृति की तरह होता है। तो हम लोगों ने एक एक करके बात किया। अब बात करते हैं कि जब गर्भ माता के गर्भाशय में उसका डेवलपमेंट होता है तो उस समय क्या होता है, माता का जो आहार विहार होता है वो थोड़ा सा अगर इधर हो जाए, अगर गर्भणी परिचर्या के अनुसार न हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, माता के दोष प्रकोपक आहार से, मीन्स माता जिस तरह के आहार का सेवन करेगी उसी तरह से दोष का प्रकोप होगा और उसी तरह से गर्भ में विकृति आएगी। मान लीजिए कह रहा माता के दोष प्रकोपक आहार से उत्पन्न गर्भ अंग विकृति, गर्भ के अंग में क्या क्या विकृति आएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए माता बहुत ज्यादा वातल आहार का सेवन कर रही है, तो वातल आहार के सेवन से मतलब वात प्रकोपक आहार, वात प्रकोपक आहार का सेवन अगर माता ज्यादा मात्रा में करेंगी तो जो गर्भ में विकृति होंगी वो होगा गर्भ में क्या, जड़ मीन्स मंद बुद्धि का होगा, बधिर मीन्स बहरा होगा, मूक है और मिनमिन है। मिनमिन होता है नाक के बल बोलना, खंज मीन्स होता है लंगड़ा, कुब्ज मतलब कुबड़ा, बामन का मतलब होता है छोटी हाइट का। तो ये इस तरह से वातल आहार की वजह से, सेवन करने की वजह से, माता के वातल आहार सेवन की वजह से गर्भ में ये विकृति आएगी। फिर देखते हैं पित्त, अगर माता पित्तल आहार का सेवन अत्यधिक मात्रा में करती है तो क्या विकृति आएगी। तो देखेंगे खलित पलित श्रमश्रुहीनता, त्वक नख एवं केश का पिंगल वर्ण होना। तो यहाँ पर देखेंगे खलित पलित मीन्स, खलित मीन्स होता है कि बालों का असमय गिरना, पलित मीन्स होता है बालों का असमय पकना, सफेद होना, और श्रमसुहीनता, श्रमसु मीन्स होता है दाढ़ी मोछ, तो श्रमसु बोलते हैं दाढ़ी मोछ की रहित। कुछ बच्चों में देखते हैं कि दाढ़ी मोछ की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं मेल हार्मोन की कमी को इंडिकेट करता है। तो श्रमसुहीनता, श्रमसुहीनता मीन्स दाढ़ी मोछ की कमी। और फिर देखेंगे साथ ही त्वचा है, नख है और केस, त्वचा नख और बाल का पिंगल वर्ण होना मीन्स पीला वर्ण होना। देखेंगे त्वचा, कुछ का त्वचा पीला वर्ण होना पित्त के दोष की वजह से होता है, और नख एवं केस का पिंगल वर्ण या पीले वर्ण होना। लास्ट में देखेंगे अगर कफज आहार का सेवन अगर माता अत्यधिक मात्रा में कर रही है तो श्लेष्मस आहार का सेवन से क्या होगा, कुष्ठ किलास सदंत जन्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सदंत जन्म। तो श्लेष्मल आहार के सेवन से कुष्ठ किलास एवं सदंत जन्म मीन्स हम लोगों ने दंत के बारे में देखा था कि दंत क्या है, जन्म के उपरांत उत्पन्न होता है, जन्म के बाद उत्पन्न होता है, लेकिन जब बालक का जन्म हो उसमें साथ ही साथ उसमें दांत भी आ गए हो तो उसको बोलते हैं सदंत जन्म। इसका कारण है माता कफज आहार विहार का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रही है। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखे हैं फिर भी हम लोग गर्भ विकृति बात कर रहे थे, ये विकृति की कंडीशन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनास्थि गर्भ, अनास्थि गर्भ या अस्थि विहीन गर्भ, अनास्थि गर्भ या अस्थि विहीन गर्भ या अस्थि रहित गर्भ। ये क्यों होता है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया, जब दो अत्यंत काम आतुर स्त्रियां मीन्स, जब अत्यंत दो कामातुर स्त्रियां मीन्स जो कामातुर स्त्रियां होती हैं वो एक दूसरे में समागम करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो क्या होता है कि किसी भी प्रकार से जो स्त्री शुक्र होता है, सिंपली हम लोग शुक्र नाम देते हैं बट वो स्त्री शुक्र होता है, किसी भी प्रकार से शुक्र का आदान प्रदान करती हैं। तो शुक्र का आदान प्रदान एक दूसरे में करेंगी। जब अत्यंत दो कामातुर स्त्रियां एक दूसरे से समागम करती है अर्थात मिलती है, तो मिलने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे में शुक्र का आदान प्रदान होता है। जब शुक्र का आदान प्रदान होगा तो जनरली क्या होता है, दो स्त्रियां जब मिलती है तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर गर्भ ठहर जाता है, गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है, तो उस गर्भ में कमी क्या होगी देखेंगे, तो वो गर्भ क्या होगा कि ये गर्भ क्या होगा, अस्थि रहित अर्थात कोमल गर्भ होगा, मीन्स बहुत ही सॉफ्ट गर्भ होगा। मीन्स क्यों सॉफ्ट होगा, इसको बोलते हैं अनास्थि गर्भ। तो अनअस्थि अर्थात अस्थि रहित गर्भ क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अस्थि है
गर्भ का अस्थि अर्थात अस्थि कठोर भाव है, तो पित्रज जो भाव होता है वो अस्थि होता, कठोर होता। तो क्योंकि यहाँ पर दो स्त्रियां ही अपन समागम कर रही हैं, जबकि गर्भ के निर्माण के लिए एक पुरुष और एक स्त्री जब समागम करते हैं तो उस कंडीशन में अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि जो है पिता के भाव होता है, पिता के द्वारा उत्पन्न होता है, पिता के जो शुक्र होता है उसकी वजह से अस्थि का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर दो स्त्रियां ही हैं, इसलिए यहाँ पर अनास्थि गर्भ है, यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ पित्रज भाव। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विकृत गर्भ की विकृति के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। धन्यवाद।